नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल में भारतीय इतिहास में युद्ध लड़े गए हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आज का आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 110। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, वो अनुच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत के युद्ध। तो प्राचीन भारत के युद्ध में एक युद्ध आता है 10 राजाओं का युद्ध या 10 राग की युद्ध। ये ऋग्वैदिक काल का युद्ध है। सही समय किसी को नहीं पता है। 1700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में ये लड़ा गया था। मुख्य पक्ष है राजा सुदास वर्सेस अन्य 10 राजाओं के, जिसमें पुरु, यदु, तुर्वर्ष, अनु, द्रुह आदि शामिल थे। राजनीतिक प्रभुत्व का यह संघर्ष था। भरत के राजा सुदास की यहाँ पर विजय हुई थी। यह युद्ध ऋग्वेद के सप्तम मंडल में वर्णित है। इसे प्राचीन भारत का सबसे प्रारंभिक और बड़ा संगठित युद्ध माना जाता है। यह युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। 10 राजाओं का युद्ध या 10 राग की युद्ध। अगला जो युद्ध है वो है हाइडेस्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध। 326 ईसा पूर्व ये लड़ा गया था। सिकंदर मेसोडोनिया वर्सेस राजा पोरस। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में ये लड़ाई हुई थी। युद्ध का कारण था सिकंदर का भारत विजय अभियान। वह पोरस के राज्य को जीतकर आगे बढ़ना चाहता था। परिणाम सिकंदर की विजय हुई, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसने पोरस को अपना राज्य लौटा दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस युद्ध के? यह युद्ध झेलम नदी, प्राचीन नाम वितस्ता के किनारे लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय शासकों के बीच एकता की कमी को दर्शाता है। इस विजय के बाद भी सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अगला जो युद्ध है वो है कलिंग का युद्ध। ये लड़ा गया 261 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर आपको 262 भी दिख जाएगा। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के वर्सेस कलिंग राज्य। युद्ध का कारण है कलिंग राज्य मौर्य साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक खतरा था। अशोक का निर्णायक विजय हुई। युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने हमेशा के लिए युद्ध त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म घोष धर्म की नीति को अपनाया था। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने मौर्य साम्राज्य की विस्तारवादी नीति को समाप्त कर दिया। अगला जो युद्ध है वो है पुष्यमित्र शुंग वर्सेस यवन। 180 ईसा पूर्व का यह युद्ध है। पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य और यवन आक्रांता डेमेट्रियस के नेतृत्व में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया। इस युद्ध का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता में मिलता है। इस विजय के बाद पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। यह युद्ध मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक अस्थिरता के दौर में एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला जो युद्ध है वो है हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय। 618 ईस्वी में यह होता है। हर्षवर्धन कन्नौज का राजा होता है और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में यह युद्ध होता है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत का सम्राट था और दक्षिण में अपना विस्तार करना चाहता था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा नदी के पास रोका। तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को संगठित किया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और वो दक्षिण भारत तक अपना राज्य फैलाना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय वहां पर एक मजबूत शासक के रूप में खड़े हुए थे और नर्मदा नदी के पास पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की निर्णायक विजय हुई। इस युद्ध के बाद हर्षवर्धन के दक्षिण विजय का सपना अधूरा रह गया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच शक्ति संतुलन को स्थापित किया। अगला जो युद्ध है महत्वपूर्ण वो है त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कन्नौज के लिए होता है 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। मुख्य पक्ष होते हैं पाल वंश बंगाल का, प्रतिहार वंश कन्नौज का और राष्ट्रकूट दक्कन के। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए तीनों शक्तियों के बीच चला संघर्ष था। ये अंततः प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, लेकिन यह संघर्ष तीनों साम्राज्यों के पतन का कारण बना। कन्नौज पहले बहुत राजधानी था हर्षवर्धन काल में, और जो राजधानी किसी
बड़े राजा के काल में होती है तो वहाँ की जो संपत्ति है, वहाँ पर जो धन है बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन ये जब त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद लगातार कन्नौज का पतन होता चला गया और चंदावर के युद्ध के बाद कन्नौज पूर्णतः लगभग समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? कन्नौज एक रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। यह संघर्ष भारतीय इतिहास में सत्ता के लिए सबसे लंबे संघर्षों में से एक है। लगातार युद्धों के कारण तीनों राजवंश कमजोर हो गए। अब हम बढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के युद्ध के तरफ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला युद्ध है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में ये लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ये वास्तविक में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। मोहम्मद गौरी का भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास था। पृथ्वीराज चौहान की शानदार विजय होती है इसमें। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उसे क्षमा करके रिहा कर दिया था। यही सबसे बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की। इस युद्ध के बाद गौरी ने अपनी सैन्य रणनीति और तैयारियों में सुधार किया। यह चौहानों की सबसे बड़ी विजय में से एक थी। फिर आता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। मुख्य पक्ष है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध का बदला लेने और भारत पर विजय प्राप्त करने का गौरी का दृढ़ निश्चय था। परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की निर्णायक विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी गई। अब एक बार यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे मोहम्मद गौरी से, तो इनको लगा कि मैं दोबारा भी जीत जाऊंगा, और ये सबसे बाद में उतरते हैं। तब तक इनके सेनापति, इनके सेना का तहस नहस हो चुकी होती है और अंत में पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या कर दी जाती है। इस युद्ध में गौरी ने अधिक रणनीति और तैयारी के साथ हमला किया। इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इस युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर पर गौरी का नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है चंदावर का युद्ध। 1194 में लड़ा जाता है। मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। कन्नौज का गहड़वाल वंश का शासक था। गौरी के साम्राज्य विस्तार के बाद में जयचंद का राज्य बाधा था। मोहम्मद गौरी की विजय, जयचंद की हत्या कर दी गई और कन्नौज पर गौरी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। ये जो युद्ध है ये गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था, और जब कन्नौज के राजा जयचंद की सेना हारने लगी तो जयचंद भी मैदान में उतर गए और ये हाथी पे बैठ के गए थे। तो ये सबसे ऊपर दूर से दिख रहा है सबको। तो एक बाण आके लगा जयचंद जी को और इनकी मृत्यु हो गई वहीं युद्ध के मैदान में। इस युद्ध के बाद गौरी ने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस जीत से गौरी को असीमित धन मिला, जिसने उसके साम्राज्य को और शक्तिशाली बना दिया। यह युद्ध भारतीय शासकों के बीच आपसी फूट का एक और उदाहरण था। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण युद्ध है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में होता है। बाबर मुगल साम्राज्य और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत, इनके बीच ये लड़ा जाता है। बाबर का भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य और लोदी साम्राज्य की आंतरिक कमजोरियां, ये कारण था। परिणाम क्या होता है? बाबर की निर्णायक जीत और इब्राहिम लोदी की युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबर ने इस युद्ध में तोपखाने और तुलुगमा युद्ध रणनीति को प्रभावी ढंग से अपनाया। यह युद्ध भारत में बारूद के बड़े पैमाने पर सैन्य उपयोग की शुरुआत थी। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक नए शक्तिशाली साम्राज्य के आगमन का प्रतीक है। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। ये 1527 में लड़ा गया। बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। राणा सांगा बाबर को एक विदेशी आक्रमणकारी मानते थे, जिसकी वजह से ये युद्ध होता है। बाबर इसमें विजय हो जाता है, राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर की भारत में स्थिति और मजबूत हो जाती है। इस युद्ध से बाबर ने भारत में अपना शासन पूरी तरह स्थापित कर लिया। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इस हार के बाद राजपूतों की शक्ति काफी कमजोर हो गई। अगला जो युद्ध है वो है चंद्रगिरी का युद्ध। ये 1520 में लड़ा जाता है। विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी सल्तनत। राजनीतिक वर्चस्व और क्षेत्रीय विस्तार के लिए संघर्ष होता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की निर्णायक विजय होती है। यह युद्ध दोनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष की एक श्रृंखला का हिस्सा था। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य की सैन्य शक्ति और उसकी सर्वोच्चता को दर्शाता है। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है घाघरा का युद्ध, जो 1529 में लड़ा जाता है। बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध होते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। बाबर वर्सेस महमूद लोदी अफगान संघ। इब्राहिम लोदी के बाद के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान बाबर को सत्ता से हटाना चाहते थे। बाबर की इस युद्ध में भी विजय होती है। इस जीत ने बाबर को उत्तर भारत का निर्विवाद शासक बना दिया।
यह मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। बाबर के लिए यह युद्ध भारत में अपनी शासन को सुरक्षित करने के लिए अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था। इसके बाद बाबर ने अपना साम्राज्य अपने पुत्रों के लिए सुरक्षित कर दिया। अगला जो युद्ध होता है वो है चौसा का युद्ध 1539 में। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। शेर शाह का मुगलों को भारत से बाहर निकालने का उद्देश्य होता है। शेर शाह सूरी की निर्णायक विजय होती है और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। इस जीत के बाद शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए। इस युद्ध ने शेर शाह को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। हुमायूं की हार ने मुगल साम्राज्य को खतरे में डाल दिया। फिर होता है कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध के नाम से ये जाना जाता है और ये 1540 में होता है। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। चौसा की हार का बदला लेने के लिए और अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए हुमायूं प्रयास करता है। शेर शाह सूरी की अंतिम विजय होती है और हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। यह युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए एक अस्थायी अंत था। शेर शाह ने एक कुशल प्रशासन और सड़क प्रणाली विकसित की जिसे बाद में अकबर ने बनवाया। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, वो शेर शाह सूरी की ही बनवाई हुई है। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा और अकबर मुगल साम्राज्य के बीच में होता है। कारण है महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। परिणाम क्या होता है? यह युद्ध अनिर्णायक रहा। अकबर के सेनापति मान सिंह ने युद्ध भूमि पर विजय प्राप्त की, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाया जा सका। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। देखिए, युद्ध में विजय कैसे मानी जाती है? या तो आप विपक्षी का जो सेनापति है, जो राजा है, उसको मार दीजिए या फिर उसको बंदी बना लीजिए। अगर पहले युद्ध ऐसे ही निर्णय होते थे, या तो आप उसको सामने के विपक्षी को बंदी बना लीजिए या मार दीजिए या वो आपकी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने यहाँ एक भी काम होने नहीं दिया। ना तो उनकी मृत्यु होती है, ना वो बंदी बनाए जाते हैं और ना ही अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसलिए ये युद्ध अनिर्णायक रहा। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई जारी रखी और कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। यह युद्ध महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के प्रतीक बन गए। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है गोलकोंडा का युद्ध। कोंडा का युद्ध 1687 में होता है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य वर्सेस अबुल हसन कुतुब शाह गोलकोंडा। औरंगजेब को दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार करना और गोलकोंडा के अपार धन पर कब्जा करना था। औरंगजेब की विजय होती है, गोलकोंडा के किले पर कब्जा कर लिया गया और कुतुब शाही का वंश का अंत हो गया। यह युद्ध दक्कन में मुगल साम्राज्य के विस्तार की अंतिम महत्वपूर्ण घटना थी। इस जीत के बाद औरंगजेब का साम्राज्य अपनी अधिकतम सीमा तक फैल गया। इस अत्यधिक विस्तार ने औरंगजेब को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। अब हम बढ़ेंगे आधुनिक भारत के युद्धों की तरफ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला युद्ध होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में होता है 1746 से 1748। जितने भी आंग्ल युद्ध हैं ये यूपीपीएससी जो आपका आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके बहुत ही फेवरेट युद्ध है। बार बार परीक्षाओं में पूछते रहते हैं। फ्रांसीसी सेना और अंग्रेज सेना के बीच में ये युद्ध होते हैं। युद्ध का कारण भारत में नहीं होता है। युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध और भारत में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना भारत में युद्ध करते हैं। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन यूरोप में एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। यूरोप में संधि हो जाती है फ्रांस और अंग्रेज के बीच में, तो यहां पर भी युद्ध समाप्त हो जाता है। इस युद्ध के दौरान सेंट थोम में का युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ सेंट थोम। एक्सला चैपल की संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। यह युद्ध यूरोपीय शक्तियों के बीच भारत में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष की शुरुआत थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में होता है वो किस संधि से समाप्त हुआ? एक्सला चैपल की संधि से। ये ध्यान रखिएगा, एक्सला चैपल की संधि से। और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। ये तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। अगला जो युद्ध है वो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में दोबारा होता है 1749 से 1754 तक चलता है। फ्रांसीसी समर्थक शासक वर्सेस अंग्रेजी समर्थित शासक। युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर दोनों शक्तियों के बीच हस्तक्षेप। अंग्रेजों की इसमें विजय हुई। यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया।
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस बुला लिया गया, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव कमजोर हो गया। इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि भारतीय शासक यूरोपीय शक्तियों के लिए केवल मोहरे थे। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो आंग्ल फ्रांसीसियों के बीच में दोबारा होता है। 1756 से 1763 तक लगातार चलता रहता है। फ्रांसीसी सेना वर्सेस अंग्रेज सेना, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार और भारत में वर्चस्व की लड़ाई। अंग्रेजों की निर्णायक विजय होती है और यह युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। अब देखिए, यूरोप में लड़ाई हो रही तो भारत में से लड़ाई शुरू हो जाती थी। इस युद्ध के दौरान बांडीवास का युद्ध 1760 लड़ा गया। तो यह महत्वपूर्ण युद्ध है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी। पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसी अपने व्यापारिक केंद्रों को वापस प्राप्त कर सके, लेकिन उन्हें किलाबंदी करने का अधिकार नहीं था। इस युद्ध ने भारत से फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है प्लासी का युद्ध, और इस युद्ध ने काफी कुछ बदल दिया भारत के इतिहास में। 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के बीच में ये युद्ध होता है। कंपनी और नवाब के बीच व्यापारिक और राजनीतिक मतभेद इस युद्ध का कारण थे। परिणाम क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक विजय होती है। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। अब ये कठपुतली की तरह काम करता है मीर जाफर। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखता है। यह युद्ध एक षड्यंत्र था, जिसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ जैसे गद्दारों ने नवाब को धोखा दिया। इस विजय के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया। अगला जो प्रमुख युद्ध है वो है बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और संयुक्त सेना मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम का लड़ाई लड़ती है। युद्ध का कारण है मीर कासिम द्वारा कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का विरोध करना। परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक विजय होती है। यह युद्ध इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त होता है। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता को कानूनी रूप से स्थापित करने वाला निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी कि राजस्व एकत्र करने का अधिकार। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट कंपनी के पेंशन भोगी बन गए। अब आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 69 के बीच में लड़ा जाता है। ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण यह युद्ध होता है। परिणाम क्या होता है? हैदर अली इसमें जीत जाता है और यह युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। तो मद्रास की संधि में दोनों पक्ष एक दूसरे को जीते हुए प्रदेश लौटा देते हैं। अंग्रेजों ने हैदर अली को जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता देने का वादा किया, जो बाद में कभी नहीं निभाया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज वर्सेस हैदर अली व टीपू सुल्तान। बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो फिर टीपू सुल्तान के साथ ये युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम युद्ध की संधि का उल्लंघन किया जाता है। यह युद्ध निर्णायक रहा और यह मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए थे। हैदर अली की मृत्यु युद्ध खत्म होने के 2 वर्ष पहले होती है, यानी कि 1782 में। फिर टीपू सुल्तान इसका मोर्चा संभालते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92 के बीच में होता है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान का त्रावणकोर पर हमला होता है, जो अंग्रेजों का मित्र था। टीपू सुल्तान की इसमें हार होती है और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो ये संधियां आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को युद्ध के हार जाने के रूप में भारी राशि भी देनी पड़ी और अपने 2 बेटों को बंधक बनाना पड़ा। तो एक तरीके से टीपू ने अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के सामने गिरवी रख दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को पूरी तरह समाप्त करने और मैसूर पर कब्जा करने का अंग्रेजों का उद्देश्य था। टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हो जाती है। मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए मैसूर के खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है और युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुई, बल्कि मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, जो 1775 से 82 तक चलता है। रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में अंग्रेजों का हस्तक्षेप इस युद्ध का कारण बनता है। दोनों पक्षों के बीच कोई निर्णायक विजय नहीं होती है। यह युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को साथ छोड़ दिया और माधव राव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। इस संधि ने अगले 20 वर्षों तक मराठों और अंग्रेजों के बीच शांति स्थापित रखी।
फिर आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 चलता है। युद्ध का कारण होता है मराठा सरदारों के बीच आपसी मतभेद और अंग्रेजों का सहायक संधि प्रणाली का लागू करना। परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों की निर्णायक विजय हो जाती है इस युद्ध में। यह युद्ध अलग अलग संधियों के साथ समाप्त हुआ, जैसे बेसिन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803 और सुरजी अजनगांव की संधि 1803। इन संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के बीच लड़ा जाता है, अंग्रेज और मराठा साम्राज्य पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। युद्ध का कारण था मराठों का अंग्रेजों की सहायक संधि का तोड़ना और अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना। मराठों की निर्णायक हार होती है। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास भेज दिया गया। मराठा क्षेत्रों की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया और यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए अंतिम बड़ी शक्ति के खतरे को समाप्त कर देता है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध है वो आंग्ल सिख युद्ध है जो पंजाब सिख युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये दो युद्ध थे, एक चलता है प्रथम 1845 से 46 में और द्वितीय चलता है 1848 से 49 में। तो कुल मिलाकर ये युद्ध चलता है 1845 से 49 तक। युद्ध का कारण होता है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अंग्रेजों का पंजाब पर कब्जा करने का प्रयास। परिणाम क्या होता है? दूसरे सिख युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और सिख साम्राज्य का अंत हो गया। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इन युद्धों के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी अंतिम बड़ी क्षेत्रीय शक्ति को पराजित किया। पंजाब के विलय के साथ अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपनी राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित कर ली। फिर जो हमारा अगला विद्रोह कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम युद्ध कहा जाता है, 1857 का विद्रोह। ये आपका भारतीय सिपाही और शासक वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। युद्ध का कारण है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक शोषण। चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा तत्कालिक कारण बना। परिणाम क्या होता है? विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने दबा दिया, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू हुआ। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसे बीडी सावरकर ने कहा। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो ये रहे आपके भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो आपने देखे, और लगभग सभी युद्धों को मैंने शामिल करने की पूरी कोशिश की है। A to Z आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आप इसकी जानकारी एकत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोबारा भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो मैंने आज आपका प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो। यहां से एक प्रश्न और बनता है, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।